नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड इंग्लिश के लिए इम्पॉर्टेंट 20th सेंचुरी इंडो इंग्लिश राइटर्स के बारे में, जिसमें हमने मुल्कराज आनंद, रविंद्रनाथ टैगोर, अरुंधति रॉय के बारे में पढ़ा। तो आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मुल्कराज आनंद और उनके वर्क्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। He is a novelist, short story writer, and art critic. He calls himself bogus professor. ये important line है. He calls himself bogus professor. He translates the native idiom and proverb into English in order to impart a typical local flavor to English. ये किस राइटर की विशेषताएं हैं? यानी कि एक नॉवलिस्ट है हमारे पास, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है, जो आर्ट क्रिटिक भी हैं, जो अपने आप को बोगस प्रोफेसर कहलवाते हैं और जिन्होंने इतना अच्छा ट्रांसलेशन किया है कि उनके जो जो इडियम्स और प्रोवर्ब्स हैं वो इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं, जो उन्होंने हिंदी से लिए हैं। जो और उसके साथ साथ उनको एक लोकल फ्लेवर जो इंग्लिश में एनरिच करता है, जिनका क्रिएशन, वो कौन है? तो ये कौन है? ये हैं डॉक्टर आनंद, मुल्कराज आनंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर आनंद, मुल्कराज आनंद खुद एक बोगस राइटर के तौर पर भी जाने जाते हैं, नॉवलिस्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, क्रिटिक भी हैं, और जिन्होंने इनकी जो क्रिएशन है, जिसमें इन्होंने जो इडियम प्रोवर्ब यूज़ किए हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द नॉवलिस्ट वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 इवेंट्स। हमने पहले भी इनके बारे में जब बात की थी कि इनकी लाइफ में 3 इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स रहे हैं। वो क्या-क्या होते हैं? जब ये छोटे होते हैं तो इनकी डेथ ऑफ हिज कज़न एंड क्लासमेट कौशल्या, कि जब ये बहुत छोटे होते हैं 8 या 9 ईयर के, तब इनकी कज़न और इनकी जो क्लासमेट होती है कौशल्या, उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद जब बड़े होते हैं, तब इनकी जो आंट है देवकी, ये सुसाइड कमिट कर लेती हैं। क्यों करती हैं? आपने पढ़ा भी था, हमने जाना भी था इनके बारे में कि ये एक मुस्लिम महिला के साथ में खाना शेयर करती हैं। सिर्फ इस वजह से ही ये कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि इनको सुसाइड करनी पड़ती है। और उसके बाद हिज ओन अरेस्ट एंड कैनिंग बाय द पुलिस बाय ब्रेकिंग द लॉ ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मास्कर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पर भी इनकी जो है, उसके बाद जब जो आंदोलन होते हैं, वो उस टाइम पे इनकी गिरफ्तारी होती है। ये तीनों इंसिडेंट इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो किन के साथ जुड़े हुए हैं? ये भी डॉक्टर मुल्कराज आनंद के साथ तीनों इंसिडेंट जुड़े हुए हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है, ऑल दीज हीरोज एज द अदर मैन एंड वीमेन हु हैड emerged in my novels and short stories were dear to me because they were the reflections of real people I had known during my childhood and youth. Who said? ये बातें कौन कहता है? क्या बातें कही गई हैं कि जितने भी आप हीरो या अदर मैन एंड वुमेन आप देखते हो मेरी नॉवेल्स में, मेरी क्रिएशन में, मेरी कहानियों में, वो सब मुझे बहुत, जो किरदार आप देखते हो वो मुझे बहुत प्यारे हैं, क्योंकि वो मुझे ऐसे वास्तविक लोगों का रिफ्लेक्शन लगते हैं, प्रतिबिंब लगते हैं, जिन्हें मैं अपने बचपन से, अपनी जवानी से जानता हूँ। उन लोगों की ज़िंदगियों का रिफ्लेक्शन वो लोग लगते हैं जो किरदार आप मेरी कहानियों, किस्सों में पढ़ते हो। तो ऐसा कौन कहते हैं? ये कहते हैं डॉक्टर मुल्कराज आनंद, जब वो प्रीफेस लिखते हैं टू लीव्स एंड ए बर्ड का। प्रीफेस यानी कि जो प्रस्तावना दी गई है, जो भूमिका लिखी गई है उस टू लीव्स एंड ए बर्ड की, उसमें ये बात ये एडमिट करते हैं। आगे देखिए, आनंद वॉज अवॉर्डेड अ सिल्वर वेडिंग फंड स्कॉलरशिप फॉर राइटिंग एन ऐसे ऑन। तो ये इन्होंने ऐसे किसके ऊपर लिखा है? डेविड ह्यूम के ऊपर इन्होंने जो है एक ऐसे लिखा था, जिसके लिए इन्हें सिल्वर वेडिंग फंड अवार्ड भी मिला था। वापस देखिए, क्या मिला था इन्हें? सिल्वर वेडिंग फंड स्कॉलरशिप फॉर मिला था, ये स्कॉलरशिप मिला था डेविड ह्यूम के लिए, इन्होंने ऐसे लिखा था। अब देखिए, इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, ही मेट ए गर्ल, फेल इन लव विद हर एंड गॉट इंस्पिरेशन ऑफ राइटिंग रेमिनिसेंस modeled on Rousseau's Confessions. The work was entitled Seven Ages of Man. The girl referred here is, तो ये एक गर्ल है आयरिन, जिसके ये इम्प्रेशन में आते हैं, जो इनसे वादा भी करती है कि ये इनसे शादी करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। और जब, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर नहीं होते हैं ड्यूरिंग इनका जो लंदन का जो टाइम रहता है रहने का,
उस समय ये एक ऐसी लड़की से मिलते हैं जिनसे ये इन प्यार में पड़ते हैं, ये चाहते हैं उनके उनसे वो शादी भी करें, लेकिन वो लड़की कहती है कि पहले तुम कुछ कामयाब होकर दिखाओ, तुम कुछ ऐसा लिखो जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सके। लेकिन उस टाइम तक ये कुछ ख़ास लिख नहीं पा रहे होते हैं या कुछ इन्होंने कुछ किया नहीं होता है, तो ये इनको इंस्पिरेशन का काम करती है और ये रेमिनिसेंस मॉडल लिखते हैं। रूसो का कन्फेशन जो है बुक, रूसो जो एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं, उनकी जो बुक है कन्फेशन, उसके ऊपर ये राइटिंग रेमिनिसेंस लिखते हैं। द वर्क वॉज एंटाइटल्ड, और ये जो क्या वर्क का जो नाम होता है, सेवन एजेस ऑफ मैन, ये कौन लिखता है? डॉक्टर मुल्कराज आनंद लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उस लड़की का नाम पूछा जा रहा है कि ये कौन सी लड़की थी, तो ये थी आयरिन। ठीक है, ये आयरिन नाम की लड़की थी जो इनके कांटेक्ट में आती है, जिसको ये बहुत पसंद करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। Next question is, which novel did Anand write under the influence Joyce and महात्मा गांधी? महात्मा गांधी और जेम्स जॉयस के प्रभाव में या उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा था इन दोनों लोगों का, जो इन्होंने ये एक नॉवल लिखा था। ये कौन सा था? द अनटचेबल। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। 1935 में लिखा गया था। एक अनटचेबल बॉय है बाखा नेम से, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके जो फादर हैं ये हेड होते हैं स्वीपर्स के, स्वीपर हेड होते हैं, और इनकी जो कम्युनिटी है ये अनटचेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो इन्हें पसंद नहीं करते हैं, इनके किसी भी काम को, इनके साथ बैठना तो दूर, इनको एक टच करना भी इनके साथ जैसे क्राइम हो जाता है। तो ये जो नॉवल लिखा गया है अनटचेबल, इसको लिखने के पीछे महात्मा गांधी और जेम्स जॉयस का काफ़ी इम्पैक्ट इनके ऊपर, आनंद के ऊपर होता है। आगे देखिए नंबर 7 क्वेश्चन। दिस नॉवलिस्ट hates fascism, exploitation, colonialism, and atomic race. In his novel, he hates superstition, social backwardness, and religious conservatism. He loves and has sympathy for the poor and untouchable. He believes that all problems can be solved by united human efforts. Who is the Indian novelist? ये फासिज्म, एक्सप्लॉयटेशन, कॉलोनलिज्म, उपनिवेशवाद का, एटॉमिक रेस का, इन सब का नफरत करते हैं, इनसे दूर रहना चाहते हैं। इनकी नॉवेल्स में जब हम पढ़ते हैं तो सुपरस्टिशन जो अंधविश्वास है उसके ऊपर, सोशल बैकवर्डनेस और रिलीजियस कंजर्वेटिज्म जो है, जो संकीर्णताएं हैं धार्मिक, उनका भी ये विरोध करते हैं। ये मानते हैं कि मैं सबसे प्यार करता हूँ और सब लोगों के लिए, गरीबों के लिए, अछूतों के लिए भी वो एक प्रेम भरी भावना रखते हैं। उनका ऐसा विश्वास है कि हर प्रॉब्लम जो है वो ह्यूमन एफर्ट के द्वारा, जब वो यूनाइटेड होंगे, जब लोग एक साथ होंगे, एक तरीके से काम करेंगे, सोचेंगे, ह्यूमैनिटी के साथ सोचेंगे, तो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ये ऐसी धारणा रखने वाले कौन है? डॉक्टर मुल्कराज आनंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नॉवलिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड हिज पेपर टू क्राइटेरियन। ठीक है, ही रोट ए कन्फेशन ऑफ 2000 पेजेस। He was much influenced by Charles Darwin's book Origin of Species. He also studied the work of Freud and Jung. ठीक है, द नॉवलिस्ट पासेस अवे 28 सितंबर 2004, आइडेंटिफाई हिम। अभी तक आप जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप समझ सकते हैं कि मुल्कराज आनंद एक ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है जिनके बारे में हर लाइन अपने आप में क्वेश्चन बन जाती है। तो तीन चार फैक्ट्स को कलेक्ट करके एक एक क्वेश्चन इनके बारे में बनाया गया है। देखिए इसे भी, इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो किस में रहा है? क्राइटेरियन। ठीक है, टीएस इलियट का एक जर्नल आता था, पब्लिश होता था, क्राइटेरियन, जिसमें इनके एसेज आया करते थे। इन्होंने एक कन्फेशन भी लिखा था 2000 पेजेस का, रूसो का जो कन्फेशन था उसके ऊपर रेमिनिसेंस इन्होंने लिखे। चार्ल्स डार्विन की जो बुक आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इससे भी ये काफ़ी प्रभावित थे। ऑल्सो स्टडीड द वर्क्स ऑफ फ्रायड एंड जुंग। हम साइकोलॉजिस्ट के नेम्स पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में दो बहुत फेमस राइटर हैं, फ्रायड और जुंग, है ना, सिगमंड फ्रायड और जुंग। तो इन सब के ऊपर भी इन्होंने इनकी क्रिएशंस को पढ़ा है जिन्होंने। ये नॉवलिस्ट वो हैं जिनका 28 सितंबर 2004 को इनकी डेथ हो गई थी। ये कौन है? तो ये हैं डॉक्टर मुल्कराज आनंद। आनंद फाउंडेड द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन ऑफ फॉर इंडियंस अंडर द गाइडेंस ऑफ। देखिए यहाँ पर ये किसके अंडर में यहाँ पर काम करते हैं? प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जो होती है, जो है एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है इंडियन
स्कॉलर्स के लिए, राइटर्स के लिए। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन ये नाम है इंडियन स्कॉलर्स का। यहाँ पर इन्होंने किसके अंडर गाइडेंस में काम किया था? तो साजिद जहीर के अंडर में इन्होंने काम किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर आनंद मेट ए पॉपुलर अमेरिकन नॉवलिस्ट, दिस अमेरिकन नॉवलिस्ट कमिटेड सुसाइड, हु इज ही? तो यहाँ पर ये कौन है? डॉक्टर आनंद जो एक बहुत पॉपुलर अमेरिकन नॉवलिस्ट से मिलते हैं, इनके साथ काम करते हैं। द अमेरिकन नॉवलिस्ट कमिट सुसाइड, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा अमेरिकन नॉवलिस्ट है जिसने सुसाइड कमिट किया था? तो ये थे अर्नेस्ट हेमिंगवे। फिर है हु एडिटेड इंडियन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर को यहाँ पर किसने एडिटेड किया था? तो ये भी किया था डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने। फिर है द नॉवल अनटचेबल वॉज पब्लिश्ड इन 1935 बाय द एफर्ट्स ऑफ ए रिनाउंड इंग्लिश नॉवलिस्ट, हु इज दिस इंग्लिश नॉवलिस्ट? ये कौन से इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं? तो ये है E.M. फॉर्स्टर, जिन्होंने E.M. फॉर्स्टर ने 1935 में जो अनटचेबल जो बुक आई थी, नॉवल जो आया था मुल्कराज आनंद का, इसका इन्होंने प्रीफेस लिखा था। ठीक है, और इसके बारे में अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिए थे जो आगे क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो है E.M. फॉर्स्टर। ठीक है, फिर है डॉक्टर आनंद एडिटेड एन ये बुक है, जर्नल है ये, ए मैगजीन। ठीक है, तो यहाँ पर एक मार्ग का इन्होंने यहाँ पर जो है एडिशन किया था, यहाँ पर इसके ये संपादक रहे हैं। फिर है इट वॉज गांधीज यंग इंडिया द फेमस मैगजीन दैट बिकेम द इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग ए नॉवल नेम्ड। यहाँ पर गांधी जी का जो एक यंग इंडिया जो एक मैगजीन आया था, ये एक नॉवल का इंस्पिरेशन बना था डॉक्टर मुल्कराज आनंद की। तो ये कौन सी नॉवल थी? तो ये थी अनटचेबल। फिर ए फ्रेंच पोइट फैसिनेटेड आनंद मच, हु इज द फ्रेंच पोइट? यहाँ पर ही पूछा जा रहा है, एक फ्रेंच पोइट से आनंद बड़ा प्रभावित हुए थे। यहाँ पर ये फ्रेंच पोइट कौन है? तो ये है आर्थर रिम्बाउड। यहाँ पर ये है आर्थर रिम्बाउड, जो ये एक फ्रेंच पोइट हैं जिनसे ये काफी प्रभावित रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्क ऑफ आनंद रिवील्स एंड कंडेम्स द यूजलेसनेस ऑफ ब्रिटिश पैटर्न ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश पैटर्न ऑफ एजुकेशन जो चलाया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसकी अनुपयोगिता के बारे में यहाँ पर आनंद जो है वो रिवील करते हैं कुछ फैक्ट्स को, और कंडेम्स इसकी आलोचना करते हैं। तो ये किस में दिया गया है? ये इन्होंने दिया है ए लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स में। ठीक है, ये इनकी बुक आई थी डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स। इसके बारे में यहाँ पर ये बताते हैं, किसके बारे में? यहाँ पर इनके बारे में, इसकी जो ब्रिटिश पैटर्न ऑफ एजुकेशन है इसके बारे में यहाँ पर ये बताते हैं। ठीक है, और ये कब आया था? 1967 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबाउट विच बुक डज आनंद सेज इट रश्ड आउट ऑफ मी इन 1 मंथ? ये एक ऐसी बुक है जो 1 महीने में इन्होंने लिख डाली थी। कौन सी थी? द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। ठीक है, ये एक बुक इनकी बहुत जल्दी इन्होंने लिख दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अनटचेबल हु वाज द जमादार ऑफ ऑल द स्वीपर्स? तो हमने अभी आपको बताया भी था कि जो अनटचेबल है इसकी स्टोरी जो है वो किसके आगे पीछे घूमती है? बाखा के बारे में। लेकिन हेड ऑफ स्वीपर कौन है? बाखा के फादर लाखा है। ठीक है, जमादार ऑफ ऑल द स्वीपर, ठीक है, हेड थे। फिर है दिस नॉवल डिस्क्राइब्स अ डे इन द लाइफ ऑफ ए स्वीपर बॉय बाखा ऑफ 18। विच नॉवल इज दिस? इट इज अनडाउटली अनटचेबल इन 1935। Who tried to molest Soni, the sister of Bakha, in the novel Untouchable? यहाँ पर एक बात कर लेते हैं थोड़ा कि जो स्टोरी है ये बाखा वाली, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जो बाखा है, जो 18 साल का लड़का होता है, ये अनटचेबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ठीक है, इसके फादर जो है वो हेड है किस चीज़ के? सभी जो जमादार हैं, जो अनटचेबिलिटी कम्युनिटी से बिलोंग जो करते हैं, उनके हेड हैं। ठीक है, और ये वो कम्युनिटी है जो मेला ढोने का काम करती थी, लोगों के घरों में जा जाकर वहाँ पर जो उनका जो
डर्ट होता था उसको क्लीन करने का काम करती थी। तो यहाँ पर ये जो सोनी है ये बाखा की सिस्टर है। ये पानी लेने के लिए जाती है गाँव में कुएँ पर, और वहाँ पर ये जो एक पंडित है कालीनाथ, ये उसको मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, परेशान करता है, जिसके बारे में इसे वहाँ पर बाद में पता चल जाता है बाखा को, और काफ़ी जो है वो परेशान होता है और अपने फादर से भी इस बारे में बात करता है कि ये लोग हमें अनटचेबल ही समझते हैं। ठीक है, ये पानी लेने जाती है जब इसके साथ, तब ये इंसिडेंट होता है लड़की के साथ, सोनी के साथ। अब आगे और भी इंसिडेंट्स आएंगे, जैसे यहाँ पर बात कर लें कि जो बाखा है वो एक गांव में एक शादी अटेंड करने के लिए जाता है। रामचरण है, उसकी बहन की शादी है, हालांकि ये उस लड़की को पसंद करता है, लेकिन क्योंकि ये अनटचेबिलिटी कम्युनिटी से हैं, अछूत माने जाते हैं, तो ये उस लड़की को बता नहीं पाता और उसकी शादी में ये जाता है। और एक और चीज़ है, यहाँ पर एक गुलाबो नाम का कैरेक्टर भी आता है, एक वॉशर वुमन होती है जो अपने आप को इन लोगों से सुपीरियर समझती है। इसमें एक और कैरेक्टर आता है हवलदार चरत सिंह का। चरत सिंह जो है वो बाखा को एक हॉकी स्टिक गिफ्ट करता है, और बाखा को जब ये पता लगता है कि जो पंडित कालीनाथ है वो उसकी सिस्टर को मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, तो वो बड़ा एंग्री होता है, बड़ा एक ट्रॉमेटिक कंडीशन हो जाती है। ये उसका जो एक इंसिडेंट है, जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है इस तरह का, वो अपने वो फादर के साथ शेयर करता है। फिर एक कर्नल हचिंसन होते हैं, बाखा बाय इंसिडेंट इनसे मिलता है, और कर्नल हचिंसन क्या इसको कहते हैं बाखा को कि वो क्राइस्ट में बिलीव करें। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस करते हो कि आप देखते हो कि यहाँ पर रिलीजन को चेंज करने की जो एक प्रोसेस है, इस जो मिशनरीज हैं, ब्रिटिश मिशनरीज, उनके द्वारा की जाती है कि आपका जो अनटचेबिलिटी जो आपको रखा गया है, ये आप क्राइस्ट में की शरण में आ जाओ, आप मिशनरी सॉरी क्रिश्चियन बन जाओ, तो आपका जो धर्म है वो अपने आप सुपीरियर हो जाएगा। तो ऐसा उनको मतलब अपनी तरफ करने की कोशिश की जाती है, ये चीज़ें भी हम देखते हैं। फिर ये जो एक दिन क्या होता है कि गांधी जी को वो सुनता है, मतलब वो अपने फादर से कहता है, उसके फादर कहते हैं कि नहीं बेटा, हम लोग जैसे लाखा जो है वो क्या कहता है कि हम जिस जाति में हैं हमें करना पड़ता है, हमें सुनना पड़ता है। तो वो कहता है कि मैंने गांधी जी को कहते हुए सुना है, यानी गांधी जी के बारे में मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि सभी इंडियंस जो है वो इक्वल है, ऑल इंडियंस आर इक्वल। और ये वो भी कहता है कि ही कम्स टू नो अबाउट द फ्लश सिस्टम। उसको ये भी पता लगता है कि ये जो फ्लश सिस्टम है धीरे धीरे आ रहा है, और ये मानता है कि धीरे धीरे बदलाव होंगे सोसाइटी में, हर तरह के चेंजेस आएंगे। तो ये एक होप लेकर चलता है, लेकिन एनी हाउ फिर कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि ऐसा उसकी लाइफ में तो कुछ नहीं हो पाता चेंजेस, लेकिन हाँ आगे के लिए बहुत सारे नए चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और यहाँ लड़का वो कुछ नहीं कर पाता। फिर है द हीरो ऑफ कुली इज। यहाँ पर हीरो ओ कौन है, कुली नोवेल जो इनकी एक आई थी, कुली नोवेल जब आई थी उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये नोवेल जो है वो कब आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुली नोवेल जो है इसका जो हीरो है वो कौन है, मुन्नू मुन्नू है। यहाँ पर ये कुली नाम छोटा सा एक रेफरेंस है इसके बारे में कि ये जो बच्चा है छोटी एज का ही होता है, इसका जो बैकग्राउंड है लगभग कब का है, 1936 में ये नॉवल आता है। ठीक है, और ये जो मुन्नू नाम का बच्चा है ये 14 ईयर का बच्चा है, और बड़ा पोवर्टी और एक्सप्लॉइटेशन में रहने वाला, मिजरेबल कंडीशन वाली कंडीशंस हैं इस बच्चे की। इसके नॉवल जो है ये क्लास डिस्ट्रिक्शन को बताती है कि ये जो बॉय है वो हिमाचल हिल्स में जो कांगड़ा प्रदेश है, कांगड़ा जो क्षेत्र है वहाँ का रहने वाला है। और यहाँ पर ये एक इसके जो अंकल हैं दयाराम, वो इस बच्चे को मतलब काम करने के लिए श्याम नगर लेकर आ जाते हैं। ये जो दयाराम खुद है वो एक गार्ड का, आई गेस पियोन, सॉरी गार्ड नहीं, पियोन का काम करते हैं इंपीरियल बैंक में। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बाबू नाथूराम है जो एक बैंकर हैं, जो क्लर्क है। यहाँ पर ये जो मुन्नू है, ये इन नाथूराम के यहाँ पर काम करने के लिए लगा दिया जाता है। इनकी जो वाइफ है
ठीक है। इनकी जो वाइफ है बीबी उत्तम कौर नाथूराम की, ये इनके साथ थोड़ा अच्छा बिहेव नहीं करती है, लेकिन उसकी जो बेटी है शीला, ये बहुत अच्छा बिहेव करती है, उसके साथ खेलती है। एक बार क्या होता है कि मुन्नू जो बच्चा है वो गेम खेल रहा होता है शीला के साथ, और बच्चे भी होते हैं। ये फनी गेम खेल रहे होते हैं मंकी मंकी बनने का, बंदर बंदर बनने का, और बंदर बनते बनते वो शीला को बाइट कर लेता है। और जैसे ही शीला रोती है तो उसके बाद इसकी जो मदर है शीला की, वो मुन्नू को बहुत बुरी तरह से पीटती है, मुन्नू वहाँ से भाग जाता है। फिर यहाँ पर एक और इंसिडेंट आता है, एक नया कैरेक्टर आता है सेठ प्रभादयाल का। सेठ प्रभादयाल जो है ये एक पिकल फैक्ट्री चलाते हैं। ठीक है, ये पिकल फैक्ट्री चला रहे होते हैं, तो ये इनसे मिलता है। और इनकी जो वाइफ है ये प्रभु दयाल जो है, ये इसको मुन्नू को अपने साथ ले आते हैं। हालांकि ये बहुत छोटा है काम करने के लिए, लेकिन देखिए कुछ महीनों में ही कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चे की लाइफ ही पूरी अलग हो जाती है। यहाँ पर इनकी जो वाइफ है मिसेस प्रभुदयाल, ये इसके लिए कंपैशनेट होती है, मुन्नू के लिए काफ़ी अच्छे से उसको रखती हैं। अब धीरे धीरे सेठ प्रभुदयाल जो है, बाय चांस ऐसा इंसिडेंट्स होते हैं कि ये बैंक हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो पार्टनर होता है वो इनसे चीटिंग कर लेता है। ठीक है, प्रभु दयाल का। और मुन्नू की कंडीशन वापस मिजरेबल हो जाती है, क्योंकि पहले तो इसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, ये काम कुछ कर नहीं पता, अनाथ सा होता है। इसके चाचा इसको लेके आते हैं, वहाँ पर इसके चाचा के यहाँ पर वो बच्ची के साथ चाचा इसको काम पे लगा देते हैं। और जिस बैंकर के यहाँ पर वो उसको काम पे लगाते हैं, उसकी बेटी के साथ गेम खेलते हुए बाइट कर लेता है, तो उसको वहाँ पर बहुत बुरी तरह पीटा जाता है। फिर ये वहाँ से भाग जाता है। जो प्रभु दयाल जी हैं वो इसको लेकर आते हैं, इनकी वाइफ इसकी केयर करती है, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ सर्कमस्टेंसेस हो जाती हैं कि प्रभु दयाल बैंकरप्ट हो गए हैं, और ये फिर से बच्चा भी सड़क पर आ जाता है एक तरह से। फिर मुन्नू को जो है वो एक कुली के तौर पर वर्क करना पड़ता है। अब एक बार क्या होता है, मुन्नू जो है वो हिट हो जाता है एक कार कार के साथ में, जिसमें मिसेस मैन वेरिंग लेडी जो है एक, वो यात्रा कर रही जा रही होती हैं। ये शिमला से बिलोंग करती हैं, और ये लेडी जो है मुन्नू को वहाँ पर शिमला ले जाती हैं। और यहाँ पर ये रिक्शा खींचने वाला बन जाता है। और यहाँ पर धीरे धीरे इसकी कंडीशन जो है वो इतनी खराब हो जाती है कि टीबी से इसकी डेथ हो जाती है। तो एक एक छोटे से टाइम पीरियड में ये बच्चा कितने सारे इंसिडेंट्स देखता है, 14 ईयर का बच्चा। ये सारी चीज़ों को एक ट्रेजिक फ्लॉ जो है वो इस स्टोरी का बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, हु इज द ओनर ऑफ अ पिकल फैक्ट्री इन दौलतपुर इन द नॉवल कुली। तो हमने अभी बात की थी, सेठ प्रभा दयाल जो है ये इस पिकल फैक्ट्री के ओनर होते हैं दौलतपुर में। फिर है मिसेस मेन वेरिंग इन इज एन एंग्लो इंडियन लेडी, शी अपीयर्स इन। अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में। मेन वेरिंग जो होती हैं ये कौन होती हैं, शिमला की रहने वाली होती हैं, और ये कुली नॉवल में एक कैरेक्टर है, 1936 में जो अपीयर हुआ था नॉवल मुल्कराज आनंद का, उसके बारे में है। फिर है द मुन्नू द हीरो ऑफ कुली वर्क्स एज ए सर्वेंट इन द हाउस ऑफ मिसेस मैन वेरिंग, ही पुल्स हर इन ए रिक्शा, ही बिकम्स वीक डे बाय डे एंड डाइज इन शिमला, ही डाइज ऑफ। ये किस वजह से मर जाता है, डाइज ऑफ टीबी। हमने अभी अभी बात की थी इसके बारे में। मुन्नू जो है कुली का वर्क करता है, मिसेस मैन वेरिंग जो शिमला की रहने वाली होती हैं, जब इनको ये बाय एक्सीडेंट दिखाई देता है, मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, द नॉवल ऑफ आनंद प्रेजेंट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ indentured laborers of Assam in tea plantation. Gangu with his wife Sajni and daughter Leila goes to the tea plantation. There, Riji Hunt is attracted towards Leila, who runs to the hut when she is followed. Gangu comes out and becomes the victim of the fire of Riji. The novel referred here is, यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो किस नॉवल की बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये जो स्टोरी है ये है टू लीव्स एंड ए बर्ड। ठीक है, जो आई थी 1937 में। ठीक है, यहाँ पर ये जो नॉवल है, ये देखिए, इसको आप ध्यान से सुनिए। द नॉवल प्रेजेंट द पैथेटिक इन प्लाइट ऑफ लेबरर्स इन आसाम टी प्लांटेशन ड्यू टू द
अनजस्टिस ऑफ वाइट रूलर्स, यानी जो ब्रिटिशर्स जो हैं, जो आसाम में जो ट्री प्लांटेशन का टी प्लांटेशन जो होते हैं, चाय के जो बागान है, वहां पर काम करने वाले मजदूरों की बड़ी दयनीय स्थिति के बारे में ये नॉवल हमें बताता है। ठीक है। और ये एक जो टाइटल है, ये बड़ा अच्छा एक सॉन्ग है वहां का, A will make a good sheaf, plucking, plucking, plucking. Two leaves and a bird, two leaves and a bird, two leaves and bird. ये एक गाना है वहाँ के जो वर्कर्स हैं अक्सर गाते होते हैं, वहाँ से ये लिया गया है, टू लीव्स एंड ए बर्ड। ये 1937 में अपीयर हुआ था ये नॉवल इनका। और यहाँ पर ये जो गंगू नाम का जो आप कैरेक्टर अभी देख रहे हो, गंगू जो है, ये एक पंजाबी मिडिल एज फार्मर है जो होशियारपुर पंजाब का रहने वाला है। इसकी वाइफ का नाम क्या है, सजनी, और इसकी बेटी है एक लैला। ठीक है। ये कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि ये अपनी ज़मीन जो है इसकी पंजाब में, ये कर्जे में डूब जाता है। अपनी ज़मीन इसकी ख़त्म हो जाती है कर्जे के कारण, और ये अब काम करना चाहता है, तो ये क्या करता है, आसाम में चला जाता है। इसे वहाँ लगता है कि वहाँ पर इसे प्लांटेशन जॉब मतलब वहाँ पर मिल जाती है चाय के बागानों में, क्योंकि खेती करने वाला, काम करने वाला किसान आदमी है, तो इसको किसानी ही आती है, कुछ और नहीं कर पाता। यहाँ पर जब ये आता है तो बड़ा होपलेस हो जाता है व्हेन ही सीज दैट ही हैज टू वर्क देयर एज अ स्लेव लेबरर। पंजाब में जब इसकी खुद की जमीन होती है तो ही वाज द ओनर ऑफ हिज लैंड, है ना। लेकिन यहाँ पर प्लांटेशन जो बाग हैं, जो यहाँ पर काम करना पड़ रहा है इसको, तो उसको समझ में आता है धीरे धीरे कि यहाँ पर तो वो एक स्लेव की तरह है, एक लेबरर की तरह है। ही विद हिज फैमिली लिव्स इन स्क्वेलर। स्क्वेलर जो एरिया है वहां पर रहना पड़ता है, बहुत छोटे छोटे जो घर है झोपड़ियों टाइप में, वहां पर इनको रहना पड़ता है। अब एक और कैरेक्टर यहाँ पर आता है, चार्ल्स क्रॉफ्ट। चार्ल्स क्रॉफ्ट कुक क्या होता है, कैन बी कॉल्ड ए सिंबल ऑफ कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर ये जो चार्ल्स क्रॉफ्ट कुक है, ये एक सिंबल है कैपिटलिस्ट का, एक्सप्लॉयटेशन का। ये क्यों है, क्योंकि इसके ही फार्म में, इसके ही टी प्लांटेशन का जो बाग है, जो एरिया है, जो ऑर्कियार्ड है जहाँ पर ये काम करता है, ये उसका ऑनर है। फिर इसके साथ साथ एक और नेम आता है, जॉन दे ला द हार्व। ये कंसर्न करता है द पुअर कंडीशन ऑफ द वर्कर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ लिविंग। यहाँ पर ये जो गरीब लोगों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, उनका जो रहन सहन बना दिया जाता है, पुअर कंडीशन वर्कर की जाती है, उसके प्रति ये जो जॉन दे लादा हार्व है, ये एक आगे आएगा कैरेक्टर आप देखेंगे, उनके प्रति, लोगों के प्रति कंसर्न रखता है। अब यहाँ पर रिजी हंट नाम का एक व्यक्ति है। रिजी हंट जो है, ये लैला की तरफ आकर्षित हो जाता है। अब लैला को पता लगता है, जैसे ही ये भागती है वहां से जाती है, और ये जो रिजी नाम का जो एक ब्रिटिशर है, ये इसके पीछे पीछे चला जाता है और ये उसको मोलेस्ट करता है, रेप करता है। ठीक है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सजनी जो है, ये डाइड ऑफ कोलेरा। कोलेरा की वजह से, ये जो इसकी हमने अभी बात की थी सजनी की, ये जो इसकी गंगू की वाइफ है, कोलेरा यानी हैजे से इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। अब गंगू के पास मतलब कुछ होता नहीं है, कि पैसे वगैरह नहीं होते हैं कि वो क्या करे, तो वो जो अभी हमने नाम लिया था, यानी ये जो टी प्लांट जो है वहां पर, जो बाग है वहां का, ये जो ओनर है, जो हेड है, चार्ल्स डे ला कोक, इसके पास जाता है, हेड के पास में, कि भाई आप थोड़ा मुझे मतलब पैसे वैसे दे दो, मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, मुझे उसके फ्यूनरल के लिए चाहिए। अब यहाँ पर ये जो चार्ल्स डला है, ये को तो उसको कुछ देता नहीं है, उल्टा इसको और ज्यादा डांटता है, कहता है एक तो तेरी वाइफ है जैसे मर गई, उसकी महामारी यहाँ लोगों में ना फैल जाए, तुम जैसे भी हो ना यहाँ से निकलो, कुछ नहीं करना तुम्हें, यहाँ से निकलो बस। तो ये क्या करता है बेचारा, कुछ तो परेशान था ही गंगू, ये क्या करता है, ही बोरो मनी फ्रॉम ए बनिया, जो लोकल बनिया है उसके पास जाता है, और क्रीमेट्स, अपनी वाइफ का फ्यूनरल करके आता है, क्रीमेट्स करता है उसको, मतलब उसका संस्कार करके आता है, क्रीमेट्स करके आता है। फिर क्या होता है, एक वाइट टी प्लांटर है रिजी, ये जो हमने अभी नाम पढ़ा, रिजी हंट, ये जो है, ये अट्रैक्ट हो जाता है इसकी जो बेटी है लैला, जो बड़ी खूबसूरत पंजाबी गर्ल है, उसके ऊपर मतलब फिदा हो जाता है एक तरीके से। और ये क्या करता है, सेड्यूस करने की कोशिश करता है। गंगू
कोशिश करता है उसको रोकने की, तो रिजी फायर कर देता है और उस टाइम पे गंगू की जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है। अब रिजी के ऊपर चार्ज लगाया जाता है गंगू के मर्डर का। लेकिन आप जानते हो कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का राज था, तो ऑब्वियसली है कि वहाँ पर रिजी जो है वो छूट जाता है। एक पैनल बनाया जाता है, हमने अभी एक बात की थी जो जॉन दी ला हार्व के बारे में। ठीक है, जॉन दी ला के बारे में हमने बात की थी। ये कंसर्न रखता है जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जो पुअर पीपल हैं, रस्टिक पीपल हैं, उनके प्रति संवेदनाएं रखता है। तो यहाँ पर एक पैनल बैठता है, एक ज्यूरी बैठती है, जिसमें 7 आउट ऑफ 9 जो होते हैं, 9 लोगों का एक पैनल बैठता है जजेस का, जो रिजी के को जो केस की चर्चा करते हैं, जिसमें से 7 लोग जो हैं वो फेवर में होते हैं रिजी के, और 2 लोग ही केवल उसके प्रति दया रखते हैं। लेकिन जो वाइट ज्यूरी है वो क्या करती है, रिजी नॉट गिल्टी, और गंगू की डेथ तो पहले ही हो चुकी है, और सजनी की भी डेथ हो चुकी है, और जो बेटी है उसकी लैला, वो सेड्यूस हो चुकी है। तो एक बड़ी ही पुअर कंडीशन में इनको छोड़ दिया जाता है। तो ये नॉवल जो है बड़ी पैथेटिक कंडीशन को बताता है। 2 लीव्स इन ए बर्ड की एक नन्ही सी कली थी जो सिक्योर थी 2 पत्तियों के बीच में, अपने माँ बाप के बीच में, है ना। उनकी एक लाइफ जो थी उनके इर्द गिर्द थी और उसको कुचल दिया गया। तो ये बड़ी इनोसेंट सी स्टोरी है जो बताती है इसके बारे में। खैर, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, आनंद रोट ए ट्रायोलॉजी दैट डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ रूरल पंजाब। लाल सिंह इज द प्रोटैगनिस्ट। वन आफ्टर द नॉवल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रायोलॉजी, फाइंड इट आउट। यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे एक बार पहले भी बताया था कि आनंद जो है वो ट्रायोलॉजी लिखते हैं। ट्रायोलॉजी यानी 3 नॉवल आते हैं, वो सेम कैरेक्टर को लेके 3 अलग-अलग कहानियों में उसको बताया जाता है ट्रायोलॉजी में। यहाँ पर लाल सिंह जो है ये प्रोटैगनिस्ट हैं, यानी ये इस कहानी के जो कर्ता धर्ता है, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। इन्होंने जो ट्रायोलॉजी लिखी थी वो थी द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, द स्वॉर्ड एंड सिकल। तो ट्रायोलॉजी का जो भाग नहीं है तो कुली इसका भाग नहीं है। ट्रायोलॉजी का जो भाग है वो कौन कौन है, एक तो है अक्रॉस द वाटर, ये 1940 में आया था। ठीक है, और द स्वॉर्ड एंड सिकल आया था 1942 में। ठीक है, और इनका जो ये जो आया था द विलेज, ये आया था 1939 में। ठीक है, तो ये था 1939 में, ट्रायोलॉजी में था। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं ट्रायोलॉजी की, इसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और आगे मुल्क राज आनंद के बारे में ही बात करेंगे। इनकी और जो आगे क्रिएशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो धन्यवाद।